बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिज़ियोलॉजी ऑफ सेल के ऊपर है। इसमें हम लोग सेल को इन डिटेल देखेंगे। सबसे पहले वर्ड फिज़ियोलॉजी का मतलब हम लोग देखते हैं। फिज़ियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। अब सेल जो है, सेल के हम लोगों ने फंक्शन देखने हैं। अब जो सेल है वो हमारी जो बॉडी है उसका यूनिट कंसीडर किया जाता है। यूनिट से मुराद ये है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनती है। इसकी हम लोग आखिर में एक डिटेल भी बनाएंगे किस तरीके से सेल को जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी जो है वो हम लोग कहते हैं। सेल की स्टडी को स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। जो सेल की स्टडी है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सेल का देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली किसी भी सेल में ख़ास तौर पे ह्यूमंस बॉडी के, क्योंकि हमने ह्यूमंस का बनाया हुआ है, ह्यूमंस बॉडी में जो मेन पार्ट होते हैं सेल के वो सेल की मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वी विल डिस्कस वन बाय वन इंशाल्लाह इन दिस टॉपिक। अब सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा बना लें कि सेल की कॉम्पोजिशन, सेल के जो अज्जाए तरकीबी होते हैं वो कौन कौन से होता है। सेल के अंदर वाटर है 65 to 80%, सेल में लिपिड्स हैं, सेल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसके अलावा सेल में प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स ये सेल के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। अब जो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं जी सेल मेम्ब्रेन को, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है और इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी। इसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन पूरी को एक बार फिर। ये जो बाहर आप लोगों को आउटर पे एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो है इंतहाई थिन होती है, बारीक होती है, तकरीबन 7 से 10 नैनोमीटर जो है वो इसका साइज़ होता है, जो सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड। इन 3 चीज़ों के साथ मिलके जो है बनी हुई होती है। अगर हम इसकी तस्वीर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, और बाद में इसका हम लोग फंक्शन भी चेक करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को लिपोबाइलेयर जो है इसको मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि जो आप लोगों को रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, मैंने लाइनें लगाई हैं, ये ऊपर इसको लिपिड की 2 लेयर्स हैं, लिपिड बाइलेयर्स हैं। और ये जो बड़ा मालिक्यूल है ये वाला, ये प्रोटीन का मालिक्यूल है जो एम्बेड हुआ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और प्रोटीन का मालिक्यूल। और जो बीच में ये वाली रेड लाइन है ये कार्बोहाइड्रेट्स की है जो इसके बीच में एमेंड हुई है। ये तो है जी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसके फंक्शन जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या फंक्शन रोल प्ले करती है, इसको डायग्राम से भी साथ में देखते हैं और समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले नंबर पे तो ये आउटर है, तो डेफिनेटली इसका एक फंक्शन ये हो गया कि ये प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल की प्रोटेक्शन करती है। अब जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हैं, इन्होंने सेल से बाहर आना है या सेल के अंदर जाना है, तो ये उन्हें पैसेज पर जो है रास्ता प्रोवाइड करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ आयंस जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन का काम है और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको करवाती है। तीसरे नंबर पे हम लोग कोई भी अगर लिपिड वाली चीज़ें हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनसाइड द सेल जो है वो
जा सकती हैं। तो तीसरा जो सेल का फंक्शन होगा कि ये पैसेज प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है लिपिड सॉल्युबल जो हैं वो चीज़ों को। उसके अलावा प्रोटेक्शन हो गया। और जो कार्बोहाइड्रेट का करैक्टर है, कुछ कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की सतह के ऊपर जो हैं वो लगी हुई होती हैं। सम कार्बोहाइड्रेट अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन सच एज इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो इसी वजह से जो है बाइंड कर लेता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हमारा ये वाला टॉपिक जो है सेल मेम्ब्रेन का, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग सेल के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको भी हम लोग इन डिटेल जो है वो देखते हैं। जी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये दो चीज़ों का जो है मुरक्कब होता है। इसको साइटोसोल कहते हैं और ऑर्गेनेलीज जो है वो इसके अंदर होती हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको दोबारा समझने की कोशिश करें, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज़ अ साइटोप्लाज्म। इसमें जितना फ्लूइड अंदर जो है वो मौजूद होता है, उस सारे के सारे फ्लूइड को हम लोग साइटोसोल का नाम देते हैं। और इस फ्लूइड के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो फ्लॉट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको कुछ एक रैंडम शेप में जो है वो बना के सिर्फ नाम रिप्रेजेंट करता हूँ इनके। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स है, इसी तरह गोल्जी अपरेटस है, और इस तरह की ऑर्गेनेलीज जो हैं बीच में मौजूद होती हैं। वन बाय वन हम इनको भी देखने की कोशिश करते हैं। जितना भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटरी फ्लूइड है, जो पानी है, उसको हम लोग साइटोसोल। ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले ऑर्गेनेलीज हम लोग लिखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है, मैंने इस शेप में इसको बनाया है सिर्फ समझाने के लिए। राइबोसोम जो है वो किसी भी सेल के अंदर जो है वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहलाती है, क्योंकि प्रोटीन की जितनी सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की जितनी तैयारी होती है सेल के अंदर, वो राइबोसोम करता है। राइबोसोम खुद इक्वल नंबर ऑफ आरएनए और प्लस प्रोटीन से खुद बना हुआ है, और काम जो है वो इसका जो है प्रोटीन को बनवाना है। उसके बाद आता है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह के हैं, RER और SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे टीनी ग्रेन्यूल्स लगे हुए होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ होता। ये जो टीनी ग्रेन्यूल्स अटैच हैं, ये टीनी ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स के होते हैं। अब जहाँ पे राइबोसोम आएगा, डेफिनेटली वहाँ पे जिस चीज़ की तैयारी होती है हम उसको प्रोटीन, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने का रोल प्ले करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे कुछ भी नहीं होता। ये लिपिड की सिंथेसिस के अंदर इनका रोल होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा जो है वो लीवर में पाए जाते हैं, और इनका काम डिटॉक्सिफिकेशन को करवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अल्कोहल है या बाकी जो ड्रग्स हैं, उनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अच्छा जी, इसके बाद मज़ीद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल के जितने भी छोटे छोटे ये अंदर यूनिट्स मौजूद हैं, ऑर्गेनेलीज, जिन्हें जो एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो उसके बाद आता है जी गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है
ये एक इटालियन फिजिशियन था कैलिनो गोल्जी, उसने इस ऑर्गेनेलिस को डिस्कवर किया था और इसके मुताबिक जो गोल्जी एपरेटस का फंक्शन है वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करना और लाइसोसोम्स की जो है वो पैकेजिंग को करवाना जो है काम होता है गोल्जी एपरेटस का। अब सवाल ये कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि सेल में मौजूद डाइजेशन, कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर आती है तो उसकी जो डाइजेशन होनी होती है वो लाइसोसोम सेल के अंदर जो है वो करवा रहे होते हैं। लास्ट में हमारे पास बच गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या रोल होता है? न्यूक्लियस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी ऑर्गेनेलिस होती है जिसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। सेल का ये कंट्रोल सेंटर है। इससे मुराद ये है कि सेल में होने वाली तमाम तर एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब सेल में होने वाली जो भी काम होता है उसको हम अगर डिवाइड करें तो वो 3 तरह के बनते हैं। सेल में फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और सेल में रिप्रोडक्टिव जो हैं फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तीनों को जो हेड है वो न्यूक्लियस कर रहा होता है। सेल डिवीजन्स को कब करवाना है, सेल जो है उसको प्रोटीन्स कब बनवानी है, तमाम ऑर्गेनेलिस को जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है वो सारी की सारी न्यूक्लियस की तरफ जो हैं, न्यूक्लियस की तरफ से जो है वो जनरेट होती हैं। ख़ास तौर पे सेल डिवीजन, अगर फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी तो इसको जो नाम दिया जाता है वो कैंसर का नाम दिया जाता है। आई होप कि आप लोगों को सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में मौजूद कुछ ऑर्गेनेलिस वो लिखी हैं और न्यूक्लियस आप लोगों को समझ आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।